चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज की क्लास का पहला टॉपिक, पिछली टॉपिक का कंटिन्यूएशन डिस्कस करते हैं अबाउट सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट क्या था ये तो पता है ना। देखिए चलिए, हाँ, ये हमारे पास था एक फोटो सेंसिटिव सरफेस। ये दो सरफेसेस फोटो सेंसिटिव है, मतलब मेटालिक सरफेस है। ठीक है, इस प्लेट का नाम हमारा एमिटर प्लेट था, ये वाला प्लेट कलेक्टर प्लेट था, या इसी को हम लोग कैथोड बोलते थे और इसको एनोड बोलते थे। राइट, यहां पर हमारे पास कोई सोर्स है। इस सोर्स के लिए मैं कुछ पावर डिफाइन कर देता हूं कि पावर है P, और इस सोर्स से जो लाइट रेडिएशन आ रहा है या इस सोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, ये जो मेटालिक प्लेट है, इस मेटालिक प्लेट के लिए क्वांटम एफिशिएंसी ईट है। क्वांटम एफिशिएंसी से मेरा मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, राइट। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज क्वांटम एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन। ऑलराइट, ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यदि मुझे सर्किट में फ्लो होने वाला सैचुरेशन करंट चाहिए, तो ये सैचुरेशन करंट बेसिकली क्या था? सैचुरेशन करंट मैक्सिमम करंट है जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में फ्लो हो रहा होता है। कब? तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आप बैटरी से पोटेंशियल बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है कि सारे एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आगे आकर के दूसरे फोटो सेंसिटिव प्लेट पर स्ट्राइक कर देते हैं। तो वही करंट मैक्सिमम करंट है, मतलब निकले हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पर पहुंच चुके हैं। तो वही मैक्सिमम करंट हमारा क्या है? सैचुरेशन करंट है। हम लोग इस सैचुरेशन करंट का एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं। तो सैचुरेशन करंट आप कैसे लिखेंगे बताइए? तो सैचुरेशन करंट IS इज इक्वल टू Q/T। भाई करंट का तो यही फॉर्मूला होता है ना। ओके, तो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम t। कहीं से यदि हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड क्या है? तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड है क्वांटम एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटोन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम t। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कहां से आएगा? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां से आएगा कि ये जो सोर्स है, इस सोर्स के लिए आपको पावर दे रखा है। तो पावर हम लोगों ने काफी पहले ही डिफाइन कर रखा है कि पावर इज इक्वल टू, क्या होता है बताइए? तो पावर इज इक्वल टू एक फोटोन की एनर्जी दैट इज hc बाय लैम्डा इनटू वो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर सेकेंड सोर्स से बाहर आ रहे हैं। इसको हम लोगों ने कभी कैपिटल N/T लिखा था, वही कैपिटल N/T को हम लोगों ने नंबर ऑफ फोटॉन्स लिख दिया है। तो यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स का हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है P इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई H इंटू C। आई होप ये वाली बात सही है। अच्छा, एक छोटी सी बात है कि ये क्वांटम एफिशिएंसी को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ? तो यहां से नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्वांटम एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स बाई 100 कर दीजिएगा भाई। ऑलराइट, तो ये यहां से Ne इज इक्वल टू ये क्वांटम एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये यहां पे मैं नीचे 100 लिख देता हूं। और नंबर ऑफ फोटॉन्स का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, वैल्यू आ चुकी है, एक्सप्रेशन आ चुका है, सॉरी। इसको हम लोग उठा करके यहां से यहां रख देते हैं। तो ये लीजिए, हमारे पास सैचुरेशन करंट का एक्सप्रेशन आ गया कि सैचुरेशन करंट इज क्वांटम एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स विच इज इक्वल टू P इंटू लैम्डा। ठीक है, P इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई H इंटू C। ओके, इंटू ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई ये टाइम t इंटू 100। तो ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं ये तो पर सेकेंड है। टी टाइम में कितने फोटॉन्स बाहर आएंगे? तो टी टाइम में इसको t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये t से t कैंसिल आउट हो गया, t से t कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास सैचुरेशन करंट आ गया। सैचुरेशन करंट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू P इंटू लैम्डा इंटू E डिवाइडेड बाई 100 H इंटू C। ये लीजिए भाई, ये रहा हमारे पास एक्सप्रेशन किसका? सैचुरेशन करंट का। तो आप चाहें तो इस को रट्टा मारना चाहें तो रट लीजिएगा, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये जो सैचुरेशन करंट है, आप देख सकते हैं सैचुरेशन करंट, क्वांटम एफिशिएंसी तो फिक्स ही रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है,
HC 100 सब फिक्स है। तो ये सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और लैम्डा है। ऑलराइट, तो यदि एक बार के लिए आपने वेवलेंथ फिक्स कर दिया है, वेवलेंथ यदि आपने फिक्स कर दिया है, लैम्डा फिक्स, तो ये सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर? पावर ऑफ द सोर्स पर। जैसे जैसे सोर्स का पावर बढ़ेगा वैसे वैसे सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। तो यदि यहां पर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लें जिसमें y एक्सिस के अलॉन्ग सैचुरेशन करंट और x एक्सिस के अलॉन्ग पावर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। आई बात समझ? होगा ना? यही ग्राफ हम लोगों ने पहले भी ड्रॉ कर लिया है, ये ग्राफ हम लोगों ने पहले भी ड्रॉ कर लिया है। सैचुरेशन करंट का इंटेंसिटी के साथ ड्रॉ किया था। सैचुरेशन करंट का किसके साथ ड्रॉ किया था? तो सैचुरेशन करंट का हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ ग्राफ ड्रॉ किया था। भाई ये इंटेंसिटी और पावर क्या है? तो इंटेंसिटी इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या है? पावर ही तो है। तो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया होता है। अब वो पावर पर यूनिट एरिया चेंज होगा। अच्छा, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हम लोग ये कह रहे थे कि सैचुरेशन करंट का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ बनाएं या सैचुरेशन करंट का पावर के साथ ग्राफ बनाएं, एज लॉन्ग एज ये जो पावर पर यूनिट एरिया पर पड़ रहा है, पर यूनिट एरिया पर, मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए ये जो सोर्स है और ये जो आपका एमिटर प्लेट है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपने फिक्स रखा हुआ है, वो चेंज नहीं कर रहे। तो इंटेंसिटी का पावर के साथ जो वेरिएशन आएगा वही इंटेंसिटी का करंट का इंटेंसिटी के साथ जो वेरिएशन आएगा वही करंट का पावर के साथ वेरिएशन आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, इसका लिटरली मतलब तो समझ ही गए। लिटरली मतलब यही है, यदि आपने मान लेते हैं 10 वाट की बल्ब लगाई है, तो 10 वाट की बल्ब से यदि बनने वाला सैचुरेशन करंट I एम्पियर का, तो 20 वाट की बल्ब से बनने वाला सैचुरेशन करंट 2I एम्पियर का होगा। 30 वाट की बल्ब से बनने वाला सैचुरेशन करंट 3I के बराबर का होगा। ठीक है, दैट्स इट, समझ गए? ठीक है, वेरी गुड। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए ये क्वेश्चन। हाँ भाई, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सोर्स ऑफ लाइट हैविंग पावर P, ये पॉइंट सोर्स कर लीजिएगा। पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है लाइट का जिसके पास पावर P है, इज केप्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एमिटर प्लेट। तो ये है हमारे पास एक एमिटर प्लेट। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, और इस लाइट सोर्स का जो पावर है, ये पावर कितना है? P है। मान लेते हैं कि ये हमारे एमिटर प्लेट से कुछ R डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है, R डिस्टेंस। तो इस समय सर्किट में फ्लो होने वाला जो सैचुरेशन करंट है वो सैचुरेशन करंट I है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि करंट बताइए यदि इसी सोर्स को आपने शिफ्ट कर दिया है 2 गुने डिस्टेंस पर, मतलब अब यही सोर्स कहाँ चला गया है? यहाँ चला गया है। तो सेपरेशन कितना हो गया है? 2R हो गया। तो अब सर्किट में पहले फ्लो होने वाला सैचुरेशन करंट I था, तो अब सर्किट में फ्लो होने वाला सैचुरेशन करंट कितना होगा? ओके, कितना होगा बताइए? तो क्या चीज चेंज होगा? पावर, ऑब्वियसली वो पावर जो इस प्लेट एरिया पर पड़ रहा है, जो प्लेट एरिया रिसीव कर रहा है, वो चेंज हो जाएगा। आगे बात समझ? आप इंटेंसिटी क्या डिफाइन करते हैं? तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही जस्ट अभी हम लोगों ने लिखा, यानी इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स का यदि पावर P है, पॉइंट सोर्स के लिए जो पावर की वैल्यू मान लेते हैं पावर P नॉट है। ठीक है, तो इससे जो पावर P नॉट निकल रहा है वो तो एक स्फेरिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा पूरा पावर। इसने जो पावर रेडिएट किया है वो कहाँ गया है? पॉइंट सोर्स से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो तो एक स्फेरिकल रीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो इसके लिए ये पॉइंट सोर्स से जो निकलने वाली लाइट रेडिएशन है वो ऐसे स्फेरिकल रीजन पर बिख रही है। ओके, इतनी बात समझ आ रही है? तो इसने जो पावर रिसीव किया है वो रिसीव्ड पावर आप क्या लिखेंगे? I इंटू ये एरिया, तो वो एरिया कितना है? 4πr² है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? इंटेंसिटी लाइट की, या आप ऐसा देखिए, एक सेकेंड, इसने जो इंटेंसिटी रिसीव किया है वो पावर पर यूनिट एरिया है,
ओके, तो सोर्स का पावर P है और इसके लिए स्फेरिकल सरफेस एरिया क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, ये इंटेंसिटी है इस पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट रेडिएशन की। ठीक है, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट का कुछ एरिया मान लेते हैं। तो प्लेट का एरिया मान लेते हैं हम लोग, प्लेट का एरिया इज ए डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर से सुनिएगा, इस प्लेट को जो पावर रिसीव हुआ है दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू प्लेट का एरिया आई डैश होगा, सॉरी ए डैश होगा। आई बात समझ में? तो ये इंटेंसिटी इज P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इसका एरिया ए डैश। ठीक, दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, क्या दूसरे सिचुएशन में भी इसको सेम पावर मिलेगा? नहीं, दूसरे सिचुएशन में जो इसे पावर मिल रहा है, तो लेट्स से ये पावर P डैश है। P डैश क्या होगा, तो इसे नई इंटेंसिटी आई डैश इंटू प्लेट का एरिया, वही है प्लेट का एरिया ए डैश। तो ये नई इंटेंसिटी आई डैश क्या लिखेंगे, तो नई इंटेंसिटी आई डैश, अच्छा ये पावर P नॉट लिख लीजिए, सोर्स का जो पावर था P नॉट। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू P नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4r स्क्वायर इंटू एरिया ए डैश। आज बच्चों में क्या कहना चाह रहा हूं, तो इसको जो मिलने वाला पावर है ये 1/4 टाइम्स हो गया। और हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी अभी कि सैचुरेशन करंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो पिछले सिचुएशन में यदि सैचुरेशन करंट आई है, पावर को आप P/4 कर देंगे तो सैचुरेशन करंट भी कितना हो जाएगा, I/4 हो जाएगा। तो अब जो न्यू सैचुरेशन करंट है IS डैश दैट इज इक्वल टू IS/4 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी पावर पर यूनिट एरिया। ऑलराइट, तो इस सोर्स, लाइट सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, P नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसकी इंटेंसिटी है। इसको कितना पावर मिल रहा है, इसको जो पावर मिल रहा है वो इंटेंसिटी इंटू इसका एरिया, इसका एरिया ए डैश था। तो इंटेंसिटी शुरुआत में P नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। जब आप सोर्स को R से हटाकर 2r डिस्टेंस पर करेंगे तो इसको मिलने वाला पावर चेंज हो जाएगा, वो नई इंटेंसिटी इंटू इसका एरिया, नई इंटेंसिटी इज इक्वल टू P नॉट अपॉन 4 पाई 4r स्क्वायर हो गया, क्योंकि नया डिस्टेंस 2r हो गया था। तो आप देख सकते हैं पावर 1/4 हो गया, तो सैचुरेशन करंट भी 1/4 हो जाएगा। आई बात? ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। तो नया सैचुरेशन करंट इज 1/4 टाइम्स। नेक्स्ट बताइए। तो हम लोगों ने भाई अभी तो लिखा सैचुरेशन करंट कि सैचुरेशन करंट इज क्वांटम एफिशिएंसी इनटू पावर इनटू लैम्डा इनटू E डिवाइडेड बाय 100 hc। आपको क्या बोला जा रहा है कि शुरुआत में लैम्डा जो है, इनिशियल लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम है, इनिशियल पावर इज 200 वॉट है। तो यहां से आने वाला जो सैचुरेशन करंट IS है वो 5 मिली एम्पियर है, 5 मिली एम्पियर। बाद में आपसे बोला जा रहा है कि आप एक नया वही फोटो करंट बता दीजिए। यदि आपने सोर्स को रिप्लेस कर दिया है किसी दूसरे सोर्स से, मतलब लैम्डा चेंज किया, पावर नहीं चेंज किया है, तो पावर, ये तो पहला सिचुएशन हो गया। दूसरे सिचुएशन में क्या है, तो पावर अब भी 200 वॉट, 200 वॉट। बस नया लैम्डा जो है, लैम्डा डैश लिख देता हूं, ये नया लैम्डा डैश है 8000 एंगस्ट्रॉम का। तो नया सैचुरेशन करंट IS डैश क्या है, तो भाई सैचुरेशन करंट IS, देखिए क्वांटम एफिशिएंसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, फिक्स है दोनों सिचुएशन में, 100 hc फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, पावर दोनों सिचुएशन में सेम है। तो सैचुरेशन करंट IS डिवाइडेड बाई IS डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। इतना बच्चों वाला सवाल है। तो शुरुआत में सैचुरेशन करंट था 5 मिली एम्पियर टू द नया सैचुरेशन करंट IS डैश। शुरुआत में वेवलेंथ था 6000 एंगस्ट्रॉम, बाद में ये बदलकर हो गया है 8000 एंगस्ट्रॉम। ये तीनों जीरो मारे गए तो बचा कौन, ये सैचुरेशन करंट IS डैश इज 8 इंटू 5/6। ठीक है, कितना हो गया ये 20/3 मिली एम्पियर ही होगा जवाब। जवाब तो क्या होगा, मिली एम्पियर होगा, राइट। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। बताइए दूसरे। ऐसा बताया जा रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक सोर्स है लाइट का जिसका वेवलेंथ है लैम्डा, irradiates n number of photons on emitter plate which produces a current of I ampere, which produces a current of I ampere। ठीक है, तो शुरुआत में जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है,
शुरुआत में हम लोग पावर मान लेते हैं, कुछ रहा होगा सोर्स का P, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको n बोला जा रहा है। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है? n। ऑलराइट, प्रोड्यूसेस अ करंट, तो यहां पर अभी सैचुरेशन करंट कितना है? तो सैचुरेशन करंट IS। बाद में दूसरे सिचुएशन में आपने क्या किया है? तो फाइंड न्यू फोटो करंट इन द सर्किट विच हैव सेम वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, तो वेवलेंथ चेंज होकर के लैम्डा से क्या हो गया है? लैम्डा नॉट हो गया। इरेडिएटिंग सेम नंबर ऑफ फोटॉन, यानी अभी नंबर ऑफ फोटॉन कितना है? n ही है। पावर मान लेते हैं P डैश हो गया होगा, या पावर मान लेते हैं P नॉट हो गया होगा। सेम नंबर ऑफ फोटॉन है, फोटॉन का नंबर सेम है, लैम्डा चेंज हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि पावर भी चेंज हो गया होगा। नहीं, पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है? तो पावर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ hc बाय लैम्डा। n सेम है और लैम्डा चेंज हो रहा है, तो पावर चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है चेंज होगा, क्योंकि h और c तो कांस्टेंट है। आ रही है बात समझ? तो जो नया पावर है मैं मान लेता हूं दूसरे सोर्स का जो पावर है वो P नॉट है। अभी यहां पर सैचुरेशन करंट कितना हो? सैचुरेशन करंट, तो सैचुरेशन करंट निकालने के लिए पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। सैचुरेशन करंट विल रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ फोटॉन सेम है। करंट क्या होता है? करंट I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाई टाइम t, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्वांटम एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। भाई क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखा था? क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। तो नंबर करंट बेसिक से देख दी, I इज इक्वल टू Q बाई T है। Q को क्या लिख देंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्वांटम एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टाइम t। तो भाई फोटॉन सेम है, क्वांटम एफिशिएंसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम t सब कुछ सेम, तो सैचुरेशन करंट कितना होगा? सेम होगा। सैचुरेशन करंट विल रिमेन सेम, क्योंकि आपने फोटॉन का नंबर नहीं चेंज किया। फोटॉन का नंबर नहीं चेंज किया, क्वांटम एफिशिएंसी कांस्टेंट होती है मटेरियल के लिए, तो करंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था बताइए? ये हमारा ऐसा था फोटो सेंसिटिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, देखिए ये था हमारे पास एमिटर प्लेट और ये है हमारे पास कलेक्टर प्लेट। यहां से हमारे पास किसी सोर्स से हम लोग एक लाइट रेडिएशन, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर डाला करते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे ये पहले तो एक बार के लिए एक्सेलरेट कराते थे और दूसरे सिचुएशन में हम लोग इसको रिटार्ड कराते। तो रिटार्डिंग वाले टाइम पर याद है हम लोग इधर की साइड बैटरी की हाइयर पोटेंशियल, मतलब कि एमिटर प्लेट से बैटरी की हाइयर साइड कनेक्ट कर देते थे, कलेक्टर प्लेट से बैटरी की लोअर साइड कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या था? तो हुआ ये था कि इस रीजन में बन गया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और ये जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऐसा लग रहा था। तो जैसे जैसे हम लोग ये बैटरी से पोटेंशियल बढ़ा रहे थे वैसे वैसे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा था, निकले हुए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी रिटार्डिंग फोर्स बढ़ रहा था। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट रही थी, और ऐसा कंटिन्यूअसली बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट ऑफ मतलब बैटरी की वोल्टेज ऐसी आ चुकी थी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया था कि एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन या सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाया था। तो उसी पोटेंशियल को हम लोगों ने नाम दिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या? सबसे पहले लिख लीजिएगा कि इट इज दैट वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल at which photo current in the circuit
इज 0। मतलब ये वो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है जिस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलने वाला भी फोटो इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं पहुंच पाया, तो दूसरा कोई वैसा इलेक्ट्रॉन जो उससे छोटी एनर्जी के साथ निकला होगा वो तो कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो सर्किट में फोटो करंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ गए? इस स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जरा ये देखिएगा कि ये है हमारे पास, ये एमिटर प्लेट है और ये कलेक्टर प्लेट है। अभी इस दोनों प्लेट के अक्रॉस आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है। ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला था, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब पता है ना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन आया 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 और लेट से कलेक्टर प्लेट पर टकराने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी घटकर यहां पर 0 हो गई और फिर ये घूमकर उसी प्लेट में वापस चला गया। तो सर्किट में फोटो करंट 0 हो गया। आई बात समझ? ठीक है ना? इस सिचुएशन में ये इस प्लेट का पोटेंशियल है Vs, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस प्लेट का पोटेंशियल है 0। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था और इस फोटो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऐसा लग रहा था। यदि यहां पे हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एक बार के लिए लगा दें, एक बार के लिए क्या लगा दें? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यानी इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जीज, तो पोटेंशियल एनर्जीज इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई और इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही तो लिखेंगे, चार्ज इनटू उस पोजीशन का पोटेंशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो दूसरे प्लेट पर टकराने के ठीक पहले काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है 0 और फाइनल पोटेंशियल भी कितना हो चुका है? तो दूसरे प्लेट का पोटेंशियल है 0, प्लेट का पोटेंशियल है 0 इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो देखिए जरा यहां से हमारे पास क्या आ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू Vs। तो ये लीजिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का अब हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ चुका है, E इंटू Vs। Vs क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी तक K मैक्स के लिए आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला था, हाफ mv²। अब एक दूसरा फॉर्मूला और बन गया है, E इंटू Vs। ठीक है? इसका लिटरली मतलब समझ रहे हैं ना? लिटरली मतलब इसका ये है, जैसे मैं एक बार के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.79 वोल्ट का। मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से समझिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे दूं मैं 1.79 वोल्ट, मतलब 1.79 वो बैटरी से लगाया जाने वाला वोल्टेज है जिस पर कि सर्किट में फोटो करंट कितना हो गया? 0। और मैं आपसे पूछूं कि निकले हुए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस E से मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म। ठीक है? ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं पूछूं कि K मैक्स को जूल्स में बता दो, तो आप क्या बोलेंगे? 1.79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। आई बात समझ? तो जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है बस E से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही आपका काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? आई बात समझ? ठीक है ना? तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज E इंटू Vs के बराबर होता है। समझ गए? यहां से हम लोगों ने एक छोटी सी मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वही एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम थी। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ये हमारे पास एमिटर प्लेट है और ये कलेक्टर प्लेट है। एमिटर प्लेट से निकलकर कुछ भाग रहा है, कलेक्टर प्लेट पर स्ट्राइक कर रहा है। हमें जानना है कि इस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो इट इज समथिंग लाइक कि इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपने एक दीवार बना दिया है बीच में। ठीक है? मान लेते हैं कि वो जो दीवार है जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपने बनाया है, लेट से वो दीवार ऐसा है कि 5 जूल से यदि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको रोक सकता है, मतलब 5 जूल की एनर्जी को वो रोक सकता है। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन आया और दीवार को क्रॉस करके आगे बढ़ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 5 जूल से ज्यादा है, तभी तो वो क्रॉस करके रुक गया। फिर आपने अपने दीवार की थिकनेस बढ़ा दी,
वो दीवार बना दिया ऐसा कि वो 6 जूल के किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। वो इलेक्ट्रॉन फिर से आया, दीवार को तोड़कर आगे बढ़ गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 6 जूल से ज्यादा है। लेट से आपने दीवार थोड़ा और बड़ा बनाया और ऐसा बना दिया कि अब वो जो दीवार है वो 7 जूल के किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है या 7 जूल के इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है। इलेक्ट्रॉन आया, उसमें फंस गया, रुक गया। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी कितनी थी, 7 जूल की। तो यही चीज वहां पे हम लोग कर रहे हैं कि ये इस पोटेंशियल डिफरेंस में, आप तो अभी तक क्या जानते थे, आप तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बारे में आपने पढ़ रखा है ना, कि काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। Q की वैल्यू E डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करा रहे हैं। रिटार्ड कराने के लिए हम लोगों ने ये बैटरी से पोलैरिटी बदला, इलेक्ट्रिक फील्ड बदला। तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी थी और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर का जैसे ही वोल्टेज हम लोगों ने लगाया तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी घटकर 0 हो गई। आई बात समझ, रिटार्डिंग रीजन में आने की वजह से। तो हम लोग ऐसा कह ही सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो वही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू Vs व्हिच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जनरली ऐसा ही होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बता दिया जाएगा, के मैक्स निकालना होगा तो E से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जूल्स में निकालना होगा तो 1.6 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी बात मैं और कर लेता हूं यहां पर कि अभी तक जो आप आइंस्टाइन्स इक्वेशन लिख रहे थे, आइंस्टाइन्स इक्वेशन जो अभी तक आप लिख रहे थे, वो क्या लिख रहे थे, तो वो लिख रहे थे कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। Energy of incident photon is equal to h into f, where f is frequency of incident photon. Work function is equal to h into f naught. और इस maximum kinetic energy को आप चाहें तो E into Vs भी लिख सकते हैं, where Vs is stopping potential. यानी कि this E into Vs is equal to h into f minus times of h into f naught. ठीक है, तो ये जो हमारे पास Vs stopping potential आ रहा है, this is equal to h by E into frequency f माइनस टाइम्स ऑफ h इंटू एफ नॉट बाई ई। ये h इंटू एफ नॉट आपका वर्क फंक्शन, ठीक है ना, दिस h इंटू एफ नॉट क्या है, वर्क फंक्शन फाई। ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू h बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी f माइनस टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन बाई ई, ठीक है। तो ये देखिए, यदि मैं एक ग्राफ बना लूं सिमिलरली, इसमें y एक्सिस के अलोंग ले लेता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल और x एक्सिस के अलोंग ले लेता हूं फ्रीक्वेंसी। यही ग्राफ हम लोगों ने पहले काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का बना रखा है। तो ये देखिए, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा दिखाई दे रहा है, वही बात जो पहले भी हम लोगों ने कर ही रखा है। तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था बताइए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। और ये जो हमारे पास स्लोप है, स्लोप ये एंगल थीटा, इसके टैन की वैल्यू कितनी है, तो दिस टैन थीटा इज इक्वल टू h बाई ई, ठीक है। तो इसमें ये स्कूल वगैरह में मतलब सीबीएसई में पहले आ चुका है ऐसा सवाल कि आपसे पूछा जाएगा मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करके बताइए, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के बताइए। तो वो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे देंगे, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी f के करस्पॉन्डिंग, मान लेते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है कुछ Vs डैश, तो आप इसी tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, दिस tan थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी से मेरे कहने का मतलब है f माइनस एफ टी एच, और चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल से मेरे कहने का मतलब है Vs डैश माइनस जीरो, मतलब दिस इज इक्वल टू Vs डैश माइनस जीरो बाई f माइनस एफ टी एच, ठीक है। तो यहां से आप चाहें तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके, ठीक है। ये जो सारा का सारा काम हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में किया है, ये सारा का सारा काम आप वेवलेंथ के भी टर्म्स में तो कर सकते हैं कि एनर्जी E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन। तो E को लिखिए hc बाय लैम्डा और वर्क फंक्शन को लिखिए hc बाय लैम्डा, दिस इज के मैक्स, दिस इज E टाइम्स ऑफ Vs। तो यहां से Vs इज इक्वल टू hc बाई ई इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस ये वर्क फंक्शन ही लिख लेता हूं, वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो वही बात,
ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 by लैम्डा, ग्राफ इज लाइक दिस। ये जो वैल्यू है दिस इज 1 अपॉन लैम्डा टी एच, और यहां पर जो हमारे पास थीटा है उसके लिए टैन की वैल्यू टैन थीटा इज इक्वल टू एच सी बाई ई के बराबर है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़िए, लिख लिया ना इसको। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल? किस पर डिपेंड करेगा? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा इंसिडेंट रेडिएशन जो है, जो इंसिडेंट फोटोन है, उस इकलौते फोटोन की एनर्जी पर। भाई इस फोटो सेंसिटिव सरफेस पर पड़ने वाला जो फोटोन है, यदि इस फोटोन के पास फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इस फोटोन की एनर्जी हाई होगी। भाई ये फोटोन जितनी एनर्जी के साथ आता है उसका एक छोटा सा ही तो हिस्सा खर्च होता है बस सरफेस जंप करने में, वर्क फंक्शन के बराबर, और रिमेनिंग एनर्जी के साथ वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर भाग रहा होता है। तो यदि इंसिडेंट रेडिएशन के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए भी ज्यादा बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये किस पर डिपेंड करेगा? तो इट डिपेंड्स ऑन, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, पहली बात एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी पर। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है इस बात से कि जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट जो रेडिएशन है, यदि उस इंसिडेंट रेडिएशन की आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, या इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ कम करेंगे तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, ओके। हाँ, दूसरी बात, यदि आपने एक ऐसा मेटालिक सरफेस ले लिया है जिस मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन बिल्कुल कम है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में बहुत कम एनर्जी खर्च होगी। बाहर आने में यदि कम एनर्जी खर्च होगी तो उसके पास ज्यादा एनर्जी बचेगी, ज्यादा एनर्जी बचेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल is higher for metal having lower work function, having lower work function। ठीक है, क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करता है? नहीं। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जैसे 10 वाट हो, 20 वाट हो, 50 वाट हो, एज लॉन्ग एज फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ उसका कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जो पावर या वो जो वेवलेंथ है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, देखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम्स फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस जिसका वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तीनों ही चीजें पूछ लिया गया है। तो ये हमारे पास कोई एक मेटालिक सरफेस, इस मेटालिक सरफेस पर जो लाइट रेडिएशन हम लोगों ने डाला है उसका वेवलेंथ कितना है? तो वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, इस मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन आपको दे दिया गया है कि वर्क फंक्शन इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन। तो पहले पार्ट के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा,
and Hc is 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 5000 एंगस्ट्रॉम। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? ये वैल्यू है हमारे पास 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन से, इनका मतलब है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन से। तो ये हो गया हमारे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कितना आ गया ये? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस टाइम्स ऑफ 1.9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना? 0.58 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तीसरी और आखिरी बात कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? यदि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जस्ट दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितना है ये? तो दिस इज इक्वल टू 0.58 वोल्ट। ठीक है, 0.58 वोल्ट। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। एक और बताइए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0.54 वोल्ट। इसी 0.54 वोल्ट को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, फाइंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। पहला पार्ट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा। लैम्डा दे रखा है 300, तो दिस इज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया ये वाली वैल्यू है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। चलिए दूसरे पार्ट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज E इंटू VS। VS हमारे पास 0.54 है, तो दिस इज 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो तीसरे पार्ट के लिए ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इंसिडेंट फोटोन के पास काफी ज्यादा एनर्जी है 4.14 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स 0.5, तो ये हमारे पास वर्क फंक्शन कितना आ रहा है? 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसके आगे हम लोग एक दूसरा सवाल और करते हैं। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसके पास वेवलेंथ है लैम्डा, इज यूज्ड टू इरेडिएट photons in photoelectric effect experiment which is kept at a distance r from the source। ठीक है, मतलब जो फोटो सेंसिटिव सरफेस है वो सोर्स से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है। ड्रॉ वेरिएशन ऑफ करंट विथ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमें करंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सिंपल है कि ये हमारे पास कोई एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, यहाँ पर हमारे पास कोई सोर्स है, ये जो सोर्स है ये इस फोटो सेंसिटिव सरफेस से r डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है। हमसे बस ये सिंपल इतना सा पूछ रहे हैं कि एक काम कीजिए, ये y एक्सिस के अलोंग ले लीजिए करंट और x एक्सिस के अलोंग ले लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके बताइए। तो ये ग्राफ हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ लिया है कैसा है ग्राफ। तो 0 वोल्ट पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग सर्किट में कुछ ना कुछ करंट होता है। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सेलरेटिंग फोर्स बढ़ता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है जो सर्किट में करंट बनाते हैं, और ये करंट बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जाता है। इसी सैचुरेशन करंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं IS बोल देते हैं। और रिटार्डिंग रीजन में क्या होता है? तो रिटार्डिंग रीजन में ये हमारे पास यहाँ पर कोई एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आती है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ VS में लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो सिंपल है, लास्ट क्लास में ही किया है। अब आगे बोल रहे हैं कि ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ when position of source is changed to 2r from the plate। जो शुरुआत में r डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये जब शुरुआत में r डिस्टेंस पर है तो इस समय फ्लो होने वाला सैचुरेशन करंट हम लोगों ने IS नाम दिया है। अभी जस्ट हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन पहले यही क्वेश्चन किया है
कि जब सोर्स को आप 2r डिस्टेंस शिफ्ट कर देते हैं तो सैचुरेशन करंट कितना हो जाता है, I/4 हो जाता है। भाई इसी सोर्स को यदि आप 2r डिस्टेंस पीछे कर दें, सोर्स को 2r डिस्टेंस पीछे कर दें तो अब सैचुरेशन करंट Is नहीं होगा बल्कि Is/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पावर जो ये एरिया, जो प्लेट एरिया रिसीव कर रहा होता है वो 1/4 टाइम्स हो जाता है। जो ये पावर रिसीव कर रहा है, रिसीव्ड पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू इसका एरिया, इसका एरिया प्लेट का एरिया ए मान लीजिए, इंटेंसिटी इज इक्वल टू ये जो सोर्स है इसके पास पावर मान लेते हैं P0 है, तो P0 अपॉन 4πr² बोला इनटू प्लेट का एरिया ए बोला, ठीक है। तो अब जैसे ही वो 2r डिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो पावर इज इक्वल टू P0 अपॉन 4π2r का होल स्क्वायर इनटू प्लेट का एरिया ए हो गया। तो पावर 1/4 हुआ तो करंट भी 1/4 हो गया। तो सैचुरेशन करंट तो उतना ही रहेगा, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, बस सैचुरेशन करंट 1/4 हो जाएगा। तो सैचुरेशन करंट ये वाला कितना है, Is/4। ऑलराइट, तीसरे सिचुएशन में बताइए, सॉरी दूसरे सिचुएशन में, कि यदि आपने सोर्स को R/2 डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, पहले सोर्स R था फिर बाद में 2r गया, अब यदि आप इसी सोर्स को उठाकर और ज्यादा क्लोजर ले आएंगे, यहां पे ये डिस्टेंस यदि R/2 हो जाएगा तो इस प्लेट को मिलने वाला पावर 4 गुना हो जाएगा, पावर 4 गुना हो जाएगा। तो सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये सैचुरेशन करंट विल बी 4 टाइम्स ऑफ सैचुरेशन करंट। समझ गए? ठीक है, ओके। लास्ट, फिर से एक ग्राफ ही बनाना है। ड्रॉ वेरिएशन ऑफ करंट विथ पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर 3 डिफरेंट सोर्सेज, रेड, येलो एंड वायलेट लाइट ऑफ सेम पावर। पावर तीनों के लिए सेम है, पावर तीनों के लिए सेम, ठीक है। पावर क्या होता है? तो पावर इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू hc/लैम्डा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड इनटू hc/लैम्डा, यही होता है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा वो p इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई h इंटू c के बराबर होगा। ऑलराइट, इतनी बात सही है। तो ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है ये p इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई h इंटू c के बराबर होता है। तो एक बात तो तय है क्या, कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा बड़ा होगा उसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा बड़ा होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा बड़ा होगा तो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा बड़ा होगा, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा बड़ा होगा तो सैचुरेशन करंट बड़ा होगा। आई बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं, कि पावर सेम है तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसके लिए सैचुरेशन करंट सबसे बड़ा, उसके लिए सैचुरेशन करंट सबसे बड़ा। तो मैं यदि एक ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूं जिसमें y एक्सिस के अलोंग मैं ले रहा हूं करंट, सॉरी y एक्सिस के अलोंग हम लोग ले रहे हैं करंट और x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं पोटेंशियल। तो ये जो हमारे पास विजिबल लाइट है VIBGYOR, इसमें सबसे बड़ा लैम्डा किसका होता है? आप ऐसे जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है, रेड का लैम्डा सबसे बड़ा है। तो एक बात होता है, फिर से सुन लीजिए, कि P लैम्डा बाई HC करंट क्या होता है। फिर से देखिए, करंट I इज इक्वल टू होता है Q/T, Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई T। ये n किसका नंबर है? तो n एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर। फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बोले तो क्वांटम एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम t बाय 100 और आता था, ओके। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p लैम्डा बाय hc, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p n लैम्डा। p सेम है तो जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा बड़ा उसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज्यादा बड़ा, जिसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज्यादा बड़ा उसके लिए करंट सबसे बड़ा। लैम्डा सबसे बड़ा किसका होता है? रेड लाइट का। तो रेड लाइट के लिए सैचुरेशन करंट आएगा सबसे बड़ा, ये रेड कलर की लाइट होगी, ये ठीक है, ये सैचुरेशन करंट ये है। और बाकी इधर वाला हाल तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये माइनस टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर रेड कलर।
अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली कहानी अभी आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। अब इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट का। भाई ऐसे आप आ रहे हैं तो इधर वेवलेंथ तो बढ़ रहा है, इधर आने में फ्रीक्वेंसी कम होती, तो रेड के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे छोटा होगा। आई बात समझ? दूसरी जो लाइट है वो और क्या क्या, तो रेड हो गया, ये बीच में है येलो और सबसे लास्ट में है वायलेट। तो एक बात और तय है क्या कि जो वायलेट होगा, वायलेट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे बड़ा, ठीक है। ये वायलेट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं यहां मार्क कर देता हूं, दिस इज वायलेट का स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वायलेट के लिए लैम्डा सबसे छोटा है, लैम्डा सबसे छोटा है तो वायलेट के लिए नंबर ऑफ फोटॉन सबसे छोटा होगा, वायलेट के लिए नंबर ऑफ फोटॉन सबसे छोटा होगा तो वायलेट के लिए सैचुरेशन करंट सबसे छोटा होगा, तो वायलेट के लिए सैचुरेशन करंट यहां मान लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ, आई बात समझ? तीसरा कौन सा है हमारा? तो तीसरा है हमारे पास कौन सा कलर है? येलो। ये येलो के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कहीं यहां होगा, माइनस टाइम्स ऑफ वी येलो, और येलो का ये रहा सैचुरेशन करंट ऑफ येलो, ये है सैचुरेशन करंट फॉर रेड, और ये है सैचुरेशन करंट फॉर, समझ गए?